शुरुआत में बात करेंगे बड़ी खबर की। जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू में आतंक के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल का तलाशी अभियान भी जारी है। बता दें, राजौरी आतंकी हमले के बाद से ही जो अभियान है उसको लेकर सुरक्षा बल अलर्ट हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू से आपको बता रहे हैं। आतंक के खिलाफ एक्शन, किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल का तलाशी अभियान भी जारी है और राजौरी आतंकी हमले के बाद से ही जो सुरक्षा बल है वो तैनात हो गया है और इसके बाद से ही लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और श्रीनगर के जदीबल इलाके में नए साल आतंकियों ने हिंदू परिवारों पर फायरिंग कर दी थी। इस हमले में बता दें कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले में घायल एक और व्यक्ति ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आतंकियों ने 1 जनवरी को हमले के बाद एक मृतक के घर में आईईडी प्लांट कर दी थी। अगले दिन जब सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे तब इस आईईडी में जोरदार ब्लास्ट हो गया था। इसकी चपेट में आकर 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई थी। इस तरह राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कंझावला केस में सबसे बड़ी पहेली बनी निधि पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। निधि को 3 साल पहले 2020 में आगरा में ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो जमानत पर है। आगरा रेलवे स्टेशन पर निधि के साथ 2 लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था। खुद को अंजलि का दोस्त बताने वाली निधि, जो हादसे से पहले भी अंजलि के साथ स्कूटी पर नजर आई थी, जो इस केस के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है, जिसके बयानों पर अंजलि के परिजन और जानने वाले भी सवाल उठा रहे हैं, उसी निधि पर बड़ी खबर सामने आई है। कंझावला केस की सबसे बड़ी चश्मदीद मानी जाने वाली निधि को साल 2020 में एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि निधि तेलंगाना से ट्रेन के जरिए गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त निधि के साथ समीर और रवि नाम के 2 लड़के भी गिरफ्तार हुए थे और इस केस में निधि जमानत पर है। एफआईआर की एक कॉपी निधि की गिरफ्तारी की तस्दीक कर रही है। वहीं उस दौरान निधि की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। कंझावला केस में जब से निधि की एंट्री हुई है तभी से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। निधि खुद को अंजलि की सहेली बताती है, लेकिन निधि के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि वो निधि को नहीं जानते। निधि बहुत कुछ बोल रही है इसको लेके। निधि सब कुछ झूठ बोल रही है। हम जानते ही नहीं है उस निधि को। उसका भी घर से निधि को जानती हैं? नहीं जानते, कोई नहीं जानता। निधि खुद को अंजलि का दोस्त बता रही है। नहीं जानते। उसका दोस्त था, 4-3 मिनट भेद करके मार दिया। नहीं जानते। वहीं अंजलि के दोस्त ने भी कहा कि वो भी निधि को नहीं जानता। कब से अंजलि को जानते हैं? मैं सर 2 साल से ऊपर ही हो गया। और आप निधि को? निधि को नहीं जानता सर। तो दूसरी तरफ निधि पर अंजलि के पड़ोसी को धमकी देने का भी आरोप है। उसने जो मैंने उसके खिलाफ बताया ना, जो सब बातें जो मतलब बताई है, तो उसके लिए मेरे को फोन पे धमकी देती है कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने क्यों बता रहा है बातें, तेरे से तेरे किसी बात का पता है, तू उनको बता क्यों रहा है बातें। ठीक है, मेरे को फोन पर गाली गलौज करती है और मेरे को धमकी देती है। कब फोन आया था आपके पास? कल आया 7:03 पे। आपके पास रिकॉर्डिंग भी? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। कल को इसका कुछ होता है तो इसकी धमकी में वो कह रही है तेरे को तो मैं देख लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उनको गाली भी दे रही है। हो चुकी है और हम थाने में आए रिपोर्ट लिखवाने, तो रिपोर्ट भी नहीं लिखाने के लिए मना कर रहे हैं। रिपोर्ट भी नहीं लिखने दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। घर के बाहर तो सिक्योरिटी बिठाई गई है, पर इस बच्चे के घर के आगे किसी को बिठाने की जरूरत नहीं थी क्या? इस केस में निधि के दावों पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर निधि अंजलि के संपर्क में कैसे आई? क्या हादसे के कुछ दिन पहले ही दोनों मिले थे? क्या पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? बहरहाल सवाल कई सारे हैं। केस की तह तक पहुंचने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वहीं निधि का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से इस केस में अब नया मोड़ भी आ सकता है। और चलिए अब आपको सीधा कोटा लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऋण वितरण समारोह के आयोजन में शामिल हुई है और यहां पर वो क्या कुछ बोल रही हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं।
माननीय स्पीकर साहब अच्छे संभालते हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर जरूरत पड़ते तो सबको अंदर उनके कमरे में बुला करके बात करते हैं कि पार्लियामेंट चलाना हमारे देश के लिए हित है, आप करो। और उनके बात सुन करके सब अच्छे से लोकसभा चलाने में सफल काम करते हैं। मगर मैं ये इसको इतना विस्तार से क्यों बोल रही हूं? इसलिए बोल रही हूं कि जब स्पीकर बन जाते हैं लोग, उनके अपने पार्टी, उनके अपने क्षेत्र के ऊपर काम करने में कम समय मिलता, ज्यादा समय हाउस संभालने में ही चली जाता है। फिर भी माननीय हमारा ओम बिरला जी कोटा को कभी भूलते नहीं, कोटा के समस्या के ऊपर चिंता करते रहते हैं। और मैं जब बोलती हूं पिछले 1 साल से मेरे से बात करते हैं कि क्या कोटा में जो भी प्रधानमंत्री जी का गरीब के लिए जो भी योजनाएं, महिला के लिए जो भी योजनाएं, युवा के लिए जो भी योजना है, उन सबका अच्छा बैंक आगे बढ़ा रहे हैं क्या? हमारे लोगों को उससे फायदा मिल रही है क्या? ऐसे करके हर बार कोटा बूंदी के विषय मेरे से बात करते रहते थे। मैंने उसके बाद जैसे हर क्षेत्र के ऊपर बैंकों के साथ बैठ करके अध्ययन करती हूं, उसका नतीजा देखती हूं, क्या अच्छा चल रही नहीं चल रही है। उस दौरे में कोटा बूंदी के ऊपर एक बार विस्तृत तरीके से बैंकों के साथ बात हुआ। फिर बैंकों को मैंने स्पष्ट कहा कि आप अगले 3 महीने के अंदर कोटा में जाकर के हर पंचायत और शहरी या गांव हर जगह पर जिनको प्रधानमंत्री के एक भी योजना को न छोड़ते हुए सभी योजना के द्वारा उनको जो उपलब्धियां मिलना है वो मिलने के लिए कोशिश करें, जाकर उधर बैठकर काम करें। ऐसे करके दिल्ली में जो अधिकारीगण है उनको भेजा। वो पिछले 3 महीने से मुझे मालूम है हर पंचायत में गए, हर गांव में गए और हर सड़क पटरी में जो ठेला वाला है उनसे बात किए। और पशुपालक को जो प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान खेती में जो काम करते हैं उनके लिए लोन देते हैं, उनको समय समय पर खरीफ हो रबी हो उनको जो आवश्यकता होता है वो सब देने के काम जो बैंक करते हैं, वो सब करते हुए भी नया अभी जोड़ा गया है। किसान का मतलब खेती में काम करने वाला सिर्फ नहीं, पशुपालक करना भी किसान जैसे ही है। इसीलिए उनको भी केसीसी कार्ड मिलना चाहिए। अगर जब केसीसी कार्ड मिलते हैं उसके बाद उनको ऋण सुविधा से मिल जाता है। इसीलिए पशुपालक को पहचानो पहले और उनको केसीसी कार्ड दिलवाओ और केसीसी कार्ड दिलवाने के बाद उनको जो भी सुविधा बैंक से मिलना है वो भी दिला दो। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के पदाधिकारी मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय में मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय में अखिलेश यादव को वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से चाय ऑफर की गई तो अखिलेश ने पुलिस मुख्यालय की चाय पीने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने कहा कि मैं यहाँ की चाय नहीं पीऊंगा, जहर दे दिया तो मुझे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, हम अपनी चाय लाएंगे, कप आपका ले लेंगे, हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तो हमें भरोसा नहीं है, हम बाहर से मंगा लेंगे।
अभी किराया लगवाया है, सब बुलाने ही लाया हूँ, अभी तुरंत लगवाया है, वहाँ से मंगा ले, हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय लेना, बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे, प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। और देखिए इस बीच ही झुंझुनू से एक बड़ी खबर आ रही है। नवलगढ़ में कर्मचारी को आंख निकाल लेने की धमकी दी गई है। राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की दादागिरी का पूरा मामला है। बता दें कि संविदा कर्मचारी को खुलेआम आंखें निकालने की धमकी दी गई है। संविदा कर्मचारी के साथ जमकर गाली गलौज भी की गई। संविदा कर्मी ने कुछ छात्रों को सेल्फी लेने से टोका था, जिसको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के सामने, बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष की दादागिरी सामने आई है और इस छात्र संघ अध्यक्ष के सामने प्रिंसिपल भी लाचार नजर आए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष मधुसूदन की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। नवलगढ़ के आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय का पूरा मामला है, जहां पर छात्र संघ अध्यक्ष की दादागिरी देखने को मिली। संविदा कर्मचारी को खुलेआम आंखें निकालने की धमकी दी गई है और इसके साथ ही जमकर गाली गलौज भी की गया। मधु थोड़ा सा नीचे आवाज में बात कर बेटा, मधु अरे मधु जान तू भी जिम्मेदार आदमी है, आप निकाल दूंगा, मेरा कोई भी कार्यकर्ता का नहीं आता है तो ठीक है ना। मधु थोड़ा सा नीचे आवाज में बात कर बेटा, मधु अरे मधु जान तू भी जिम्मेदार आदमी है, आप निकाल दूंगा, मेरा कोई भी कार्यकर्ता का नहीं आता है तो ठीक है ना। मधु थोड़ा सा। और देखिए यूक्रेन में सीज फायर के बीच रूस ने ताजा हमले किए हैं। पुतिन ने 2 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। पश्चिमी मीडिया में दावा यह है कि रूस ने लुहांस्क इलाके में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान यूक्रेन पर मिसाइल और टैंक से हमला भी किया गया। क्या ये रास्ता पुतिन ने इसलिए चुना क्योंकि हथियारों को फ्रंट फुट पर लाना था? इस रिपोर्ट को देखिए, कैसे टूटी पुतिन की तीसरी कसम। वादा करने के पीछे एक मंशा ये भी होती है कि वादा तोड़ दिया जाए। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने यही किया, सीज फायर तोड़ दिया। पुतिन अपनी बात पर नहीं टिके रह सके। रूस के सैनिकों ने मौका देकर बख्मुत को फिर से आग में झोंक दिया। पुतिन शांति वार्ता और संघर्ष विराम की बात करते रहे। रूस की सेना यूक्रेन पर चढ़ाई की कोशिश करती रही। लुहांस्क इलाके के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना एक तरफ सीज फायर की बात करती है, दूसरी तरफ संहार मचाती है। गवर्नर के मुताबिक मॉस्को के एक तरफा संघर्ष विराम के दावे से पहले 3 घंटों के दौरान रूस की सेना ने लुहांस्क इलाके में 14 बार गोलीबारी की। под стол залезла с собакой, накрыла ее халатом и кружкой. И просто мы там ждали, когда все это закончится. Мой сын и шел, вот это как раз там рядом. Так он упал под второй дом от краю, так он на землю упал, и на него как сыпалась земля, пришел весь обсыпанный, трусится весь. लुहांस्क इकलौता इलाका नहीं है जहां रूस के संघर्ष विराम के दावे के बाद तबाही मचाई गई। मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। या फिर टैंकों की धमक महसूस कराई गई हो। यूक्रेन के दूसरे इलाके डोनेस्क में भी यही तस्वीर सामने आई। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेस्क में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 155 mm के गोले दागने वाले टैंक से यहां तबाही मचाई गई।
डोनेस्क इलाके में पुतिन के जिन टैंकों से हमले का दावा किया जा रहा है, वो महायुद्ध के मैदान में अपना दम शुरू से ही दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो T-72 टैंक हो या T-90, दोनों ही टैंक इस जंग में रूस की सेना का जोश बढ़ाए हुए हैं। T-72 टैंक, रूस का T-72 साल 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इसे रूस का तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक करार दिया गया। T-72 में 125 mm के गन फिट है। टैंक एक बार में 5000 मीटर की रेंज वाला लेजर गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। T-72 टैंक डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम की मदद से दुश्मन पर हमला करता है। तो वहीं ताकत के मामले में T-90 भी कम नहीं। T-90 रूस का मेन बैटल टैंक है। T-90 के तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागी जा सकती हैं। T-90 टैंक में धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है। दुश्मन के एंटी मिसाइल को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। और 7 जनवरी 2023 के लिए पुतिन ने युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान किया था और ऐसा कहा गया था कि पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की भावना का ख्याल रखते हुए किया है। लेकिन शक तो पहले से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया था कि पुतिन सीज फायर दिखावे के लिए कर रहे हैं। और बाइडेन की ये बात सही साबित हुई। पुतिन अपनी ही बात से पीछे हट गए। आगे बढ़ेंगे और देखिए अब बात करते हैं राजस्थान में जारी सर्दी के सितम की। बता दें कि कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के 12 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हनुमानगढ़, भरतपुर और जैसलमेर की। इन 3 तस्वीरों में आप देखिए घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि प्रदेश में सर्दी का सितम किस कदर जारी है। और देखिए राजधानी में भीषण सर्दी को देखते हुए अब भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मंदिरों में पुजारी और श्रद्धालु अपने आराध्य देव को नित्य नए गर्म वस्त्र पहना रहे हैं। रात को सोने के लिए उनके कक्ष में गर्म रजाइयां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं भोग में भी सर्दी के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की हैं, जहां भगवान को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए टोपी, कंबल और ऊनी वस्त्र पहनाए गए। आगे की ठंड को देखते हुए अब भक्तों के लिहाज से भगवान को भी दस्ताने, स्वेटर पहनाए जाने लगे हैं। जी हाँ, गोविंद देव जी के मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जो जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे लड्डू गोपाल, कैसे राधा कृष्ण को जो है ठंड के लिहाज को देखते हुए, ठंड को देखते हुए दस्ताने पहना रखे हैं, स्वेटर पहना रखा है। आप देख सकेंगे तस्वीर के जरिए कि कृष्ण ने जो बांसुरी पकड़ी है वहाँ उनको दस्ताने बाकायदा पहना रखे हैं, हैंड ग्लव्स उन्हें पहना रखे हैं, स्वेटर उन्हें पहनाया हुआ है और सिगड़ी, अंगीठी भी यहाँ पर जलाई गई है ताकि कृष्ण को ठंड ना लगे, लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे। और भक्तों का ये कहना है कि जैसे हमें ठंड लगती है वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम मंदिर के पंडित जी से ही बात करेंगे कि आखिर ये झांकी जो है भगवान की यहाँ सजाई गई है, क्या कुछ विशेषता है इस झांकी की? ये ठाकुर जी के है, जैसे सर्दी के ठाकुर जी को सर्दी ना लगे उसके लिए सिगड़ी जलते हैं, ठाकुर जी के सर्दी ना लगे पाँव में मोजा भी पहनाया जाता है। अभी जो शयन आरती होंगे उसमें ठाकुर जी का पूरा रुई के बने। देखिए पंडित जी ने कहा कि मोजे भगवान को पहनाए जाते हैं, बकायदा झांकी सजाई जाती है जिसमें भक्त दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखते हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन श्री सिंह के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए देश की राजधानी में सर्दी का ऐसा सितम देखने को मिल रहा है कि लोग दिन भर ठिठुरन और गलन महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन रहा।
दिल्ली में कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। शीतलहर के साथ घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। और तमाम राज्यों में जो ठंड का सितम है वो लगातार जारी है और उसी तरीके से कोहरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से घने कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है और आज जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी है ठंड को देखते हुए। देखिए 10 सालों में पहली बार मतलब तीसरी बार ये माना जा रहा है कि ठंड जो है वो इतना ज्यादा पड़ रही है और जनवरी इतनी सर्द हुई है, तो उसी को देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई राज्यों में जो है वो अभी इसी तरीके से शीतलहर की संभावना जो है वो बनी रहेगी। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो कहीं ना कहीं 3 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन जो शीतलहर है वो सबको परेशान करती रहेगी और जैसे हम आपको रोड्स दिखा रहे थे तो विजिबिलिटी कम है, लोग उस तरीके से घर से निकल नहीं रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो लोगों को पूरी तैयारी से निकलना है। तो लोगों को अब ठंड से बचना भी है। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन ठंड बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे जो है वो तापमान में सुधार आएगा, लेकिन अभी कुछ दिन इसी तरीके से ठंड जो है वो परेशान करती रहेगी। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां गंगा में शनिवार को विसर्जित की गईं। परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने अस्थियां विसर्जित की। अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम बेहद सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन को भी इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से अस्थि विसर्जन का काम संपन्न कराया। बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबेन का 30 दिसंबर को निधन हो गया था। तो बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां आज गंगा में शनिवार को विसर्जित की गईं। और इसी के साथ इस